ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं विपिन भट्ट। आज प्रॉपर्टी गुरु में हम रीडेवलपमेंट से जुड़े आपके सवालों को सुलझाने जा रहे हैं। ये खास शो है रीडेवलपमेंट, यानी पुरानी बिल्डिंग गिराकर आधुनिक सुविधाओं वाली एक नई बिल्डिंग तैयार करना, जिसमें पहले के मुकाबले कई ज्यादा घर हों। लेकिन किसी डेवलपर को बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए देते वक्त कितना फायदा मिलेगा, कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे बचे बिल्डर की धोखाधड़ी से, ये सब बारीकियां अगर आपको पता हो तो रीडेवलपमेंट से आपको एक बेहतर घर मिल सकता है। तो आज इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट उदय वावेकर जी। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका। तो उदय जी के साथ आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे रीडेवलपमेंट के ऊपर, क्या फायदे हैं, कौन सी बातों से बचना चाहिए, साथ में ही आपके सवाल भी लेंगे। लेकिन शुरुआत उदय जी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन से कि जब भी रीडेवलपमेंट का सवाल आता है तो सोसाइटी मेंबर्स के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है। आधे लोग तैयार होते हैं, आधे लोग नहीं, और शायद टेक्निकलिटीज के बारे में तो किसी को भी मालूम नहीं होता और फिर वो बिल्डर के क्लचेस में फंस जाते हैं, बाद में दिक्कतें होती हैं। तो कौन सी वो बातें जिनका शुरुआत में ही ध्यान रख लेना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। आजकल का दौर रीडेवलपमेंट का दौर है। आप बॉम्बे जैसा आइलैंड देखेंगे, जगह ही नहीं है तो आपको ऊपर ही जाना है। काफी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रीडेवलपमेंट हो रहा है और रीडेवलपमेंट में सपने बेचने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि जो लैंड भूखंड जो है वो मिलता है बिल्डर को फ्री ऑफ चार्ज सोसाइटी मिलने से, उसका कोई पैसा ही उसे नहीं लगता है। अभी जो महाराष्ट्र में है वहां पे सेक्शन 79 यानी पीएमसी कंपलसरी किया है। पहले कोई पीएमसी ही नहीं था रीडेवलपमेंट में जी। पीएमसी यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। लोगों का अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में सिर्फ आर्किटेक्ट आता है। आर्किटेक्ट नहीं आता। आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में आर्किटेक्ट है, वकील है, लॉयर है, एक सोसाइटी कंसल्टेंट भी आता है, साथ साथ में स्ट्रक्चरल इंजीनियर आता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है। ये 5 पांडवों की टीम होनी चाहिए अगर आपको सही सलाह चाहिए तो। और ये पीएमसी सोसाइटी की होती है जो सोसाइटी को पूरा मार्गदर्शन करती है, क्योंकि बिल्डर के कई हिडन एजेंडाज होते हैं। बिल्डर फिर आपको कहेगा कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है, आप एक काम कर लीजिए, फ्लैट का मार्केट वैल्यू उस टाइम पे था वो ले लीजिए और जाइए कहीं लंबा और रहने को, और वो बढ़िया प्राइस में, जो लेटेस्ट प्राइस है, इंक्रीज प्राइस है, बेच देगा फ्लैट आपका। तो उसको तो क्लीन सेल चाहिए। तो मतलब एक पीएमसी का बनाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मेंबर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके वकील से लेकर एक आर्किटेक्चरल इंजीनियर और आर्किटेक्ट, और ये तमाम ये सबका उसमें समावेश होना चाहिए और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से आगे रीडेवलपमेंट। दूसरी बात यह है कि ये जो 79 की गाइडलाइन अभी दी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, बड़ी अच्छी गाइडलाइन है। उसमें सोसाइटी का पूरा कारोबार ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हर मेंबर यानी कि 100% आपको कंसेंट लेना चाहिए लोगों को रीडेवलपमेंट के लिए। 75% का आपका कोरम होना चाहिए रीडेवलपमेंट का बिल्डर अपॉइंट करने के लिए। रजिस्ट्रार का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। उस मीटिंग की वीडियो शूटिंग होनी चाहिए जी। इतना सब कुछ होना चाहिए। सब बिल्कुल है और वो होना चाहिए। अच्छी गाइडलाइन है और अगर आप करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि खास करके आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में बहुत फंसाया जा सकता है। टाइम पीरियड, कॉर्पस कब मिलेगा, अल्टरनेट अकोमोडेशन कब मिलेगा, आप बिल्डिंग से हट के कब जाएंगे। और भी कई सवाल हैं रीडेवलपमेंट से जुड़े उदय जी, लेकिन उन पे आते हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ कॉलर आ रहे हैं, लेंगे हम अपने पहले कॉलर को। परेश मोदी साहब मुंबई से फोन कर रहे हैं। मोदी जी, पूछिए अपना सवाल। सर, परेश बोल रहा हूँ जी। हमारा 40 साल पुराना बिल्डिंग है और हम लोग टेनेंट्स है वहाँ पे जी। है, हमारी ट्रस्ट की है। तो अभी जो ट्रस्टीज हैं वो रीडेवलपमेंट के लिए हम लोग ने इनको अप्रोच किया, तो वो लोग ने हमको 33% से 35% तक का एप्रिशिएशन देके नए अलॉट करने के लिए, नई जगह, नई बिल्डिंग में अलॉट करने के लिए दे रहे हैं। इसमें हमको परेश जी वहाँ पे यानी जमीन तो वो अपने पास ही रखेंगे, जो लैंड है वो ट्रस्ट के अंडर ही रहेगा, तो वो एक प्रॉब्लम है। और क्या ये जो 35% जो दे रहे हैं एप्रिशिएशन,
जी। हमारा 278 कारपेट है, तो हमको 378 के आसपास कारपेट एरिया दे रहे हैं, और जो ऊपर लेना है वो हमको पैसा देके लेना है। तो यानी क्या ये वायबल है हमारे लिए? क्योंकि हमने बहुत जगह पे देखा कि यानी कुछ 50% तक भी एप्रिशिएशन करके देते हैं। इनके लिए तो मैं कहूंगा कि आपके लिए तो लॉटरी लग रही है, क्योंकि आप तो आज टेनेंट है, भाड़ूत है। आपको अगर ओनरशिप में वो दे रहा है तो आपकी वही लॉटरी है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको सेम भी एरिया मिलता है तो ओनरशिप मिलता है। आपको एप्रिसिएशन कितना हुआ, भाड़ूत से आप ओनरशिप हो गए। और ऐसे जो टेनेंसी ओनरशिप एग्रीमेंट में, उसमें मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, पर मियाँ बीवी को राजी होना बहुत जरूरी है। और आपका तो फायदा है, आपको ओनरशिप मिल रहा है, तो 35% भी अगर सही में मिले और अच्छी तरह मिले तो आप लकी है। रहा सवाल कि आपका ट्रस्ट अपने पास जमीन रखना चाहता है, वो आपका जब इंडिविजुअल एग्रीमेंट होगा, और मेरे ख्याल से आपकी ये जमीन बंबई में है, तो बंबई में आज भी महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट लागू है। इंडिविजुअल एग्रीमेंट अगर मोफा के तहत आपका बनेगा तो 4 महीने के अंदर सोसाइटी रजिस्टर हो जाने के बाद उसको आपको कन्वे करना ही है। तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? चलिए, तो मतलब इनको तो बहुत अच्छा है कि 35% एक्स्ट्रा मिल रहा। खास अगर इस केस की बात देखी जाए तो ये ओनर नहीं है, टेनेंट होते हुए भी इन्हें रीडेवलपमेंट का फायदा मिल रहा है। आप समझिए ओनरशिप का एप्रिसिएशन कितना होता है। मैं तो कहूंगा लॉटरी लग गई है। फिर उसमें नखरे करने की जरूरत नहीं है, वहां ये मिला, यहाँ ये मिला। हर एक की सिचुएशन, अपनी झोली में क्या है, अपने लिए क्या सिचुएशन है, वो देख के काम करना चाहिए। उदय जी, मैं पूछना चाहूंगा कि एक कॉमन कोई नियम है जिसके तहत एरिया आपको कितना, अगर आप सरेंडर कर रहे हैं 100 स्क्वायर मीटर या 200 या 500, तो आपको कितना मिलेगा बढ़ के परसेंटेज टर्म्स में? आपको मैं कहूंगा कि अलग अलग तरह की रिडेवलपमेंट होती है जी। जैसे म्हाड़ा की लैंड है, उसमें म्हाड़ा का अपना गाइडलाइन है कितना देंगे हम, और वो गाइडलाइन और भी स्ट्रिंजेंट होते जा रहा है जी। लोगों को कम मिलने वाला है रिडेवलपमेंट में। जो अभी नया गाइडलाइन है उसमें हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये जो ओनरशिप है, ओनरशिप में भी अभी म्युनिसिपालिटी ने तय कर लिया है कि कितना एरिया आपको, मतलब फंजिबल एरिया एक्स्ट्रा, जैसे कि मुंबई सिटी है, सिटी आइलैंड में आपसे 1 से 4 तक मिलता है सेस बिल्डिंग के लिए जी। और अगर ये क्लस्टर डेवलपमेंट तो 6 तक भी मिल जाता है। कहीं स्कूल है, कहीं हॉस्पिटल है, तो 6 तक भी एफएसआई मिल जाता है। पर सबर्बन में, और अभी भी वो उसमें क्या कहते हैं कि इम्बैलेंस है टोटली, 1:1 प्लस 0.33, यानी कि जो फंजिबल, जो बालकनी वगैरह है, उसका पेमेंट करके आपको फंजिबल 0.33 मिल जाता है। सो 2.33 to 2.5 मैक्सिमम आपको मिल सकता है टोटल एरिया। तो आपको मिलता है एडिशनल सिर्फ 1.33। आज सबर्बन में तो ये हाल है। तो जो एरिया प्राइवेट में है वो म्हाड़ा में नहीं है। म्हाड़ा का रूल अलग है, म्युनिसिपैलिटी का रूल अलग है, कलेक्टर लैंड का रूल अलग है, क्योंकि वो लीज लैंड है। ट्रस्ट का अगर है तो उसमें भी उसकी डॉक्यूमेंट्स देख के मिलता है। मगर ओवरऑल जो एरिया है ये लार्जर, मुंबई में 1 से 4 मिलता है, तो सबर्बन में 1.33 यानी 2.33 तक आपको एरिया मिल सकता है आज की तारीख में। 1:1 प्लस 0.33 फंजिबल एफएसआई। चलिए, तो ये हुई बात किस तरीके से आपको आपका जो फ्लैट है, आपका जो एरिया है, उसके मुकाबले आपको नया एरिया मिलता है जब आप रीडेवलपमेंट में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारी बातें हैं रीडेवलपमेंट को लेकर, जिनके सवाल लेना बाकी हैं, जिनके जवाब भी लेना बाकी। ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। मिलेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु का रीडेवलपमेंट स्पेशल, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर। आइए उनके साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो कॉलर इस वक्त जुड़ रहे हैं वो हैं नजीम खान साहब, मुंबई से फोन कर रहे हैं। खान साहब, पूछिए अपना सवाल। सर जी। सर, मेरी बिल्डिंग 2009 में रीडेवलपमेंट में गई थी जी। बिल्डर ने अभी तक कॉर्पोरेट फंड नहीं दिया है। पहले सर हमें पता नहीं था, अब कॉर्पोरेट फंड मांगते हैं तो कहता है कि रूल्स नहीं आया है, और आया है तो कितना देना है वो गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी नहीं हुई है। जी सर, टोटल टेनेंट 54 है। हमने सर 5 लाख रुपया एक मतलब पर 20 टेनेंट से मांगे सर। जी जी जी। तो सर हमें बताइए कि सर रूल्स कब आया है और कितना मांगना है सर। तो जी जरूर यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। खान साहब, कॉर्पोरेट फंड को लेकर भी यहाँ पर उलझने होते जी। पहले तो ऐसा है कि इनका रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट सोसाइटी के साथ हुआ है कि इंडिविजुअल हुआ है? आपका इंडिविजुअल एग्रीमेंट है बिल्डर के साथ कि सोसाइटी ने किया हुआ है?
नहीं सर, बिल्डर के साथ सर इंडिविजुअल एग्रीमेंट है। इंडिविजुअल एग्रीमेंट में है ना, तो उस एग्रीमेंट में जो लिखा है वही आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है। आप ज्यादा या कम नहीं मांग सकते क्योंकि आप टेनेंट हो गए। यस सर। हाँ, तो टेनेंट को मैंने कहा ना कि टेनेंट को तो ऐसी लॉटरी लगती है कि आपको ओनरशिप पे मिल रहा है, फिर आपने जो एग्रीमेंट में एग्री किया वो रहेगा, क्योंकि आपकी भगवत गीता वो है, दोनों ने साइन किया है, रजिस्टर किया है। उस टाइम आपको सोचना चाहिए था। अभी इधर इतना मिला उधर इतना मिला, उससे तो अच्छा आपको घर वापस मिले, अच्छा ओनरशिप घर मिले, यही अच्छा है, और वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बढ़िया है। बहरहाल उदय जी, यहाँ पर जब हम अभी बात कर रहे थे, आपने कहा था कि कितना एरिया मुझे ज्यादा मिलेगा, हर किसी के मन में सवाल होता है। आपने कहा था माहडा के लिए कुछ नियम अब अलग हैं और उसमें अब शायद कटौती हो रही, एरिया घटता जा रहा है, वो क्या, वो इस विस्तार से हमें बताइए। ऐसा है कि माहडा ने इनिशियली डिसाइड किया था कि 2.25 सबहब्स की बात कर रहा हूं मैं अभी, मुंबई सबहब्स की, तो 2.25 मिलेगा आपको। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो प्रीमियम है वो भर के बिल्डर को ज्यादा एरिया मिल सकता है, बट प्रीमियम का कंडीशन निकाल दिया है अभी। उन्होंने कहा कि हमको रेडीमेड फ्लैट जो बिल्डर बांधेगा उसमें से चाहिए। अब तो नया और कड़ा नियम आ रहा है कि अगर नए फ्लैट देने हैं उसमें भी 2/3 जो है वो बिल्डर और माड़ा लेगा और 1/3 ही रेसिडेंट्स को मिलेगा। तो गिव यू अ कॉन्क्रीट एग्जांपल, 494 का अगर आपका फ्लैट है तो आपको 494 से ज्यादा नहीं मिल सकता है। अच्छा, और समझो उससे कम है तो शायद आपको एडिशनल बालकनी मिले, एडिशनल रूम न मिले। तो पहले जो डायरेक्ट 2.25 मिलता था टोटल, तो वो भी अब कम हो जाएगा इसके अंदर। तो माहड़ा की रेस्ट्रिक्शंस है इसमें, तो ये माहड़ा वालों ने बहुत केयरफुली देखना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अपॉइंट करके, जो आर्किटेक्ट माहड़ा के रूल्स में एक्सपर्ट है, उसे सैंक्शन लेके फिर ही अपना सैंक्शन करने के लिए जाना चाहिए, तो ही उनका फायदा हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है माड़ा के लिए। जी। एक दिक्कत और आती है उदय जी यहाँ पर कि लोग रीडेवलपमेंट में चले जाते हैं, बिल्डर बनाना भी शुरू कर देता है, लेकिन या तो कई बार चीजें वक्त पे पूरी नहीं होती हैं, लोग घर से निकल जाते हैं और चलिए उनको किराया भी मिल रहा है, लेकिन वो अपने जो जिस घर में रह रहे थे वहां से बाहर कर दिए जाते हैं, अब उसमें देरी होने लगती है। ऊपर से जिस क्वालिटी की बात होती है या जो सपने दिखाए गए होते हैं उससे चीजें बहुत अलग बनती है और तब लोग अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? विपिन जी, काफी हो रहा है। बंबई में लोग रास्ते पे आ गए अपना घर, मैंने जैसे वैदी आकाश का एग्जाम्पल दिया, मलाड साना बिल्डर के पार्टनर्स में झगड़ा हो गया, अब उनको मिला नहीं, मेरे पास केस थी, बाद में जबरदस्ती पोजीशन लेना पड़ा, अभी उनको ओसी नहीं मिली, वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हमेशा रीडेवलपमेंट में होते आया है। इसमें 3 चीजें बहुत खासियत अहमियत रखती है। पहले तो रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। बिफोर आप रीडेवलपमेंट जाए, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अपॉइंट करें। मैं बार बार यही कहूंगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं आता, उसमें लॉयर वकील आता है, सोसाइटी कंसल्टेंट आता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर आता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, क्योंकि आपको एडिशनल एरिया का टैक्स भी लगता है जो मिलता है कैपिटल गेन। तो इसकी सारे एडवाइस पहले से लेके अगर मार्गदर्शन करके, कंपैरेटिव स्टडी करके बिल्डर से पक्का और पुख्ता एग्रीमेंट बनाओ, वाटर टाइट एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, तो बिल्डर इधर उधर हिलने की गुंजाइश कम रहती है। दूसरी ये बात है जो आपने कहा, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहली बात तो मैं कहूंगा कि प्रोजेक्ट होने की उम्मीद, पूरा होने की उम्मीद और टाइम से होने की उम्मीद, उसमें न तो बिल्डर को ये पेनल्टी लगाते हैं, न बिल्डर से बैंक गारंटी लेते हैं। बैंक गारंटी भी इतना आसान नहीं होता इनकैश करना, बल्कि एक सहूलियत है आपको कि बिल्डर बीच में छोड़ के जाए तो जो कॉर्पस आप पहले एडवांस में लेते हैं उसको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। लोग अपने आप को स्कूटर ले लेते हैं, मोटर गाड़ी ले लेते हैं और कॉर्पस खत्म करते हैं, बल्कि ये कॉर्पस सोसाइटी के साथ रखनी चाहिए, सो दैट इमरजेंसी में लिटिगेशन आए या दूसरा बिल्डर आए तो उस कॉर्पस की मदद से और बैंक गारंटी की मदद से आप वापस दूसरे बिल्डर को प्रोजेक्ट देके या खुद भी कंसल्टेंट्स अपॉइंट करके प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है सेल्फ रीडेवलपमेंट का, वो भी अच्छा है, क्योंकि रीडेवलपमेंट में बिल्डर तो मुनाफा तो ले ही लेता है, साथ साथ आपके साथ कौन नया रहने को आएगा उसका कोई मतलब नहीं होता। तो जो आपने की ये नई टर्म कॉइन की यहाँ पर सेल्फ रीडेवलपमेंट, ये दर्शक भी सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो आपसे आपके साथ भी हम इस चर्चा को शेयर करेंगे कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में कोई सोसाइटी कैसे जा सकती है, कैसे सोसाइटी के मेंबरान ही मिलकर अपनी सोसाइटी को रीडेवलप कर सकते हैं बिना किसी बिल्डर को बीच में लाए। ये चर्चा होगी लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु का रीडेवलपमेंट स्पेशल और हमारे साथ बने हुए लीगल एक्सपर्ट उदय वावेकर जी। आइए उनसे बातचीत आगे करते हैं। उदय जी, ब्रेक से पहले जो आपने बात कही कि अब नया ट्रेंड आ रहा है सेल्फ रीडेवलपमेंट का, सोसाइटीज खुद अपने आप को रीडेवलप कर सकती हैं, ये कैसे हो सकता है? पहले तो कोऑपरेशन में कोऑपरेशन होनी चाहिए। सोसाइटी में आजकल नॉन कोऑपरेशन इज द मेन क्राइटेरिया, नॉट द कोऑपरेशन। आपका पहले क्या होता था, पहले के जमाने में एक प्लॉट लिया जाता था, सोसाइटी बनती थी, जो समान लोग हैं जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा वाले, टाटा वाले, कि साथ वाले लोग हैं, या आपके CNBC वाले, उनकी एक सोसाइटी बनती थी, एक प्लॉट ऑफ लैंड गवर्नमेंट अलॉट कर लेता था, वो प्लॉट ऑफ लैंड को सोसाइटी खुद डेवलप करती थी बिल्डर को देके। तो ये पहले के जमाने था जब विश्वास था, आइडेंटिकल लोग, आइडेंटिकल कल्चर के लोग वहां आते थे। फिर ये नया दौर आया रीडेवलपमेंट का, जहाँ बिल्डर्स जमीन लेके आपको प्रलोभन देते गए और अच्छी प्रलोभन देते, मिलता है भैया, अच्छा मिलता है, एडिशनल मिलता है, जगह मिलता है, सहूलियत मिलती है, कॉर्पस मिलता है, आपके किसी से कोई पैसा नहीं जाता, नई बिल्डिंग मिलती है। मगर ये लोग सोचते नहीं कि हमारा आगे जाके मेंटेनेंस कितना बढ़ेगा। आज जो आपका 1,000 रुपया मेंटेनेंस है, वो नई बिल्डिंग होने के बाद 10,000 भी हो सकता है। एक तो रेट बढ़ रहे प्रॉपर्टी टैक्सेस के, दूसरी बात यह है कि आपको जो सुविधा बिल्डर देगा उसमें क्लब हाउस होगा, उसका पैसा आपको देना है, सिक्योरिटी का पैसा देना है, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? इसके लिए अब एक नया दौर आया है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट, जिसमें सोसाइटी ही अपने एक्सपर्ट, जो PMC है, उसको अपॉइंट करे। PMC एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करेगी और वो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाएगा इनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, और जो प्रॉफिट आएगा सेलेबल फ्लैट का वो सोसाइटी के पास ही रहेगा। आपका मेंटेनेंस फ्री सालों के लिए हो जाएगा और सोसाइटी के पास मुनाफा रहेगा। पर बशर्ते सवाल होता है फाइनेंस कहाँ से आएगा? एक्सपर्टीज मिल जाता है। आजकल आपको पता है कि बांद्रा में एक सोसाइटी में लार्सन एंड टुब्रो खुद बना रही है बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्टर बनके। आज टाटास भी कॉन्ट्रैक्टर करके आने पर आपका प्रोजेक्ट इतना लुक्रेटिव होना चाहिए, 10-15 बिल्डिंग हो, 11 बिल्डिंग हो, क्लस्टर डेवलपमेंट हो, तो आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्टर मिल सकते हैं। मगर अदरवाइज आपका जो प्रोजेक्ट का फाइनेंस है, इसके लिए एक बढ़िया स्कीम ऐसी है कि समझो मार्केट रेट आज बंबई में किसी जगह में या किसी भी शहर में 15,000 रुपया चलता हो, और सोसाइटी ने डिसाइड किया कि हमारे रिलेटिव्स को और दोस्तों को हम 10,000 या 12,000 की रेट में बेचेंगे, क्योंकि बेस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन रेट आज भी 3-4 हजार से ज्यादा नहीं है जी। ऊपर का जो लाइजनिंग कॉस्ट है वो भी इतना ज्यादा नहीं जितना तो आप सोचते हो। एक्सपर्टीज आपको मिल रहा है। अगर सोसाइटी ने पहले से ही बुकिंग किया, और साथ में विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। नहीं तो ऐसा होता है कि बाजू वाले को 10 सेंटीमीटर ज्यादा मिले, भले वो नहीं चलेगा, बिल्डर भले एक फ्लैट और ले जाए। जी। तो ये जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें प्रॉफिटेयरिंग नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, लोगों को मेहनत करनी चाहिए, एक्सपर्ट मिलते हैं। फाइनेंस भी बैंक, आज मुंबई डेवलपमेंट बैंक आपको रीडेवलपमेंट को फाइनेंस देने के लिए तैयार है, मगर उसमें एक रिस्क है, आपको लैंड मॉर्गेज करनी पड़ेगी जी। तो सोसाइटी की लैंड अगर आप मॉर्गेज कर सकते हैं क्या? एक लीगल सवाल भी वहां आएगा। बेच तो सकते ही नहीं है। तो इसमें अगर आप रिलेटिव्स को, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स को साथ में लो और प्रोजेक्ट शुरू करो, आपका फाइनेंस एडवांस में आपके पास आ गया जी। आपके एक्सपर्ट आप करो और आपको बड़ा आगे चल के बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, जो सोसाइटी के पास ही काम आएगा। बहुत ही बढ़िया ये नया कंसेप्ट, आगे भी इस पर बात होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर फटाफट अब एक कॉलर को ले लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ हैं SV कंकाल साहब, मुंबई से फोन किया है जी। सर पूछिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंकाल चेंबूर मुंबई से बोल रहा हूँ जी। हमारी 16 फ्लैट की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें मेरे 3 फ्लैट है, 2 रेसिडेंशियल और 1 कमर्शियल जी। कमर्शियल में मेरा छोटा सा बच्चों का नर्सिंग होम है, जो 25 साल से म्युनिसिपल अथॉरिटी के साथ रजिस्टर है और उसका चेंज ऑफ यूजर भी किया हुआ है जी। अब हमारी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, उसमें मैं नर्सिंग होम के लिए थोड़ी ज्यादा जगह बिल्डर से लेना चाहता हूँ, परंतु सोसाइटी मुझे इजाजत नहीं दे रही है। उन्हें हॉस्पिटल बड़ा होना मंजूर नहीं है। उन्होंने तो कोई भी ज्यादा जगह नहीं ले सकता है, स्पेशली मैं हॉस्पिटल के लिए ज्यादा जगह ले नहीं सकता है, ऐसा रिजोल्यूशन बनाना चाहा है। जी बिल्कुल, कोई भी आदमी कितनी भी जगह ले सकता है, लेकिन मैं ओरिजिनल में 25 साल से ओरिजिनल मेंबर होके भी ज्यादा जगह नहीं ले सकता। ये कौन सा न्याय है? जी सर, आपका जवाब यहाँ पर देना चाहेंगे? बिल्कुल उदय जी, इनके लिए क्या सलाह होगी? इनके तो 2 अलग अलग सवाल है। पहला सवाल है कंकाल, डॉक्टर कंकाल साहब की, आपके अगर 2 फ्लैट है और आप ज्यादा बड़ा फ्लैट लेना चाहते और बिल्डर अगर आपको देने के लिए तैयार है और वो आपको अगर मिल सकता है, तो कोई भी सोसाइटी अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास करती है
कि सोसाइटी को एडिशनल एरिया लेना परमिशन नहीं है तो गलत होगा। ऑन द कॉन्ट्री सोसाइटी को आपको कंसेशन में एरिया देना चाहिए। मगर जहां तक आपका हॉस्पिटल का सवाल है वो सवाल है, क्योंकि कारण यह है सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी जजमेंट दिया है कि हॉस्पिटल के लिए काफी सारी कंडीशन रखी गई है। रेसिडेंशियल एरिया में उसको सेपरेट एंट्रेंस चाहिए, उसको बहुत सारी लीगल कंडीशंस है, तो वो सारी देखनी चाहिए वेदर आपको सेपरेट एंट्रेंस मिलेगा। और उसके बाद सवाल उठता है कि आप ज्यादा एरिया हॉस्पिटल के लिए ले सकते हैं या नहीं। आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकते हैं, दोनों कोर्ट में जा सकते हैं और रजिस्ट्रार के पास भी तकरार गुजारिश कर सकते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये 3 आपके लिए ऑप्शन है, या सिटी सिविल कोर्ट, सिटी सिविल 1 करोड़ के नीचे आप जा सकते हैं। चलिए, तो ये आपके लिए 3 ऑप्शन यहाँ पर उदय जी ने बता दिए हैं। और उदय जी, क्योंकि समय की कमी है, कॉलर हमारे पास बहुत सारे हैं और शायद रीडेवलपमेंट एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसपे और बातचीत हो सकती है, तो जरूर करेंगे किसी और दिन। लेकिन आज के लिए यहाँ पर आपको भी धन्यवाद और अब हम अपने दर्शकों से भी विदा लेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आपसे प्रॉपर्टी गुरु में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।